तो हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, उसको लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 2-3 साल में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर दोहराता है। तो हम वैसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था, कब और क्यों वापस लिया गया है, यह पूछा गया है 2020 में। तो हो सकता है 2 साल बाद यह दोहराए, यानी कि 2022 में ये आए। तो इसका उत्तर है कि असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में चौरा चौरी घटना के कारण वापस लिया गया। यानी कि जब चौरा चौरी घटना हुई तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो इसका उत्तर है कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी घटना के कारण वापस लिया गया। ठीक है, अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इसका आंसर है जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुई। ये 2020 और 2018 में पूछा गया है। ठीक है, 2020 और 2018 में पूछा गया। यदि मैं जितने सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, यदि आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो ज़रूर से ज़रूर ये आपका एग्ज़ाम में जो है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में पहले आए थे और आने की संभावना है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज की वीडियो देखोगे तो आपकी एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर अच्छा जाएगा, भले आप कुछ नहीं पढ़ के जाओ, बल्कि वीडियो 2-3 बार ज़रूर देखो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे। यानी कि 2020-2018 में पूछा गया। इसका आंसर है पूना पैक्ट पर मदन मोहन मालवीय तथा भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। ये शॉर्टकट में लिखा गया है, तो आप पूरा लिख सकते हो कि पूना पैक्ट पर मदन मोहन मालवीय तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो पहला है असहयोग आंदोलन, जो कि 1921 ईस्वी में 1921 से 1922 के बीच में चलाया गया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2018, 2017, 2019 और 2020, यानी 4 बार पूछा गया है। हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन 2020, 2017, 2014, 2013, 2012, 2010 में पूछा गया। तो इतनी बार जब पूछा गया है तो हो सकता है कि 2022 में भी यही जाके आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, हो सकता है पेपर में ये बन गया हो कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर है लाल पीली मिट्टी मालवा प्रदेश में पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी मालवा प्रदेश में पाई जाती है। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि जलोढ़ मिट्टी के 2 विशेषताएं लिखिए। जलोढ़ मिट्टी के 2 विशेषताएं लिखिए, 2020 में पूछा गया है, यानी कि यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बार बार दोहराते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह उच्च उर्वरा संपन्न होती है, इसमें उर्वरक जो है अच्छे से रहता है, यानी कि उच्च उर्वरा इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें अलग से ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें उच्च उर्वरा संपन्न होती है। और दूसरा है धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि के पैदावार के लिए यह अनुकूल होती है। ठीक है, इसमें धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि का पैदावार जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि
जो कि 2020, 2016, 2012, 2011, 2007 यानी कितनी लगातार वर्षों से पूछ रहा है। हो सकता है ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खादर एवं बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर एवं बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कि वह भूमि जहाँ बाढ़ के पानी के निरंतर पहुँचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, यानी कि वह उस स्थान पर खादर भूमि पाई जाती है जहाँ पे जैसे कि निरंतर बाढ़ आता रहता है तो एक जगह का मिट्टी दूसरी जगह पे जाके जम जाता है, तो क्या होता है उस मिट्टी को हम खादर बोलते हैं। और बागर उसे कहते हैं कि जिन स्थानों पर बाढ़ नहीं आता, वो पुरानी की पुरानी मिट्टी वहीं पे बनी रहती है, उसे हम बागर कहते हैं। यानी इसका भी पढ़ लेते हैं कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता, वहाँ पुरानी मृदा बनी रहती है, उसे बागर कहते हैं, ठीक है। खादर एवं बागर में अंतर देगा। यह ज़्यादा क्वेश्चन नंबर का नहीं, 2 या 3 नंबर में पूछेगा आपसे, तो आपको इतना ही लिखोगे, इतना उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, यह एनसीईआरटी का है, 2020 में पूछा गया है। वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पौधे और वनस्पति। यह क्या आते हैं, ये जैव संसाधन में जो है वो आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, यानी कि वे वस्तुएं जो जीवित वस्तु से बनते हैं उन्हें जैव संसाधन, और वे वस्तुएं जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मृदा, धातु, चट्टान, जो कि निर्जीव होते हैं, यानी कि ये अजैव संसाधन होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि वनों के ह्रास से, यानी कि वनों का ह्रास यानी वनों की कमी, वनों के ह्रास के किन्हीं 3 कारणों को लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर है कि वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, यानी वनों की कटाई करके उसे कृषि भूमि में परिवर्तन कर देना, एक प्रकार का वन का ह्रास है। दूसरा, स्थानांतरी या झूम खेती से वनों का ह्रास, ठीक है। जो झूम खेती होती है या फिर स्थानांतरी खेती होती है उसके द्वारा भी हम वनों की कटाई करके उस ज़मीन पे खेती करते हैं, तो इसके भी वनों का ह्रास हुआ। और बांधों, रेल मार्गों तथा राज्य मार्गों के लिए वनों की कटाई करना, ये भी वन का ह्रास होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। ये 2014, 16 और 20 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है, पहला देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। ये 4 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। एक बार फिर से हम जल्दी से देख लेंगे कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था। तो इसका आंसर था कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी घटना के कारण वापस लिया गया था। 2020 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ये भी 2020 में पूछा गया था। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे अधिक योगदान था, यानी सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे। ये 2020 और 18 में इस क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो पूना पैक्ट पर मदन मोहन मालवीय तथा भीमराव अंबेडकर के जो है हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर पूना पैक्ट पर हुए थे। और देखेंगे चौथा क्वेश्चन कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। ये 2018, 17 और 19-20 में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन यानी कि वर्ष 1921 से 1922 के बीच में क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन 1921 में स्टार्ट हुआ, 22 में ख़त्म। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वर्ष 1930 से 34, ठीक है। अब देखेंगे कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2020, 17, 14, 13, 12 और 10। तो लाल पीली मिट्टी मालवा प्रदेश में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मालवा प्रदेश में पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। ये 2020 में एनसीईआरटी में पूछा गया था, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है।
यह उच्च उर्वरा संपन्न होती है। धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि के पैदावार के लिए अनुकूल होती है। ठीक है। और यहाँ पे दिया था कि खादर एवं बागर में आपको अंतर स्पष्ट करना था। तो वह भूमि जहाँ बाढ़ के पानी के निरंतर पहुँचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है, वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यानी कि जहाँ पे निरंतर बाढ़ आता रहता है तो एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह आ जाती है, नई मिट्टी वहाँ पे आके जम जाती है, तो उसी को हम कहते हैं खादर। ठीक है। अब बात करें बागर की, तो जिन क्षेत्रों पर बाढ़ का पानी नहीं आता, यानी कि वहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, वहाँ पे पुरानी मृदा हमेशा के लिए बनी रहती है, उसको हम बागर कहते हैं। जहाँ पे बाढ़ नहीं आता उस मिट्टी को बागर कहते हैं। और जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? अब हम देखेंगे कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, यानी जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें जैव संसाधन, जैसे मनुष्य, पौधे और वनस्पति। और वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मृदा, धातु और चट्टान। ठीक है। तो अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन कि वनों के ह्रास के किन्हीं 3 कारणों को आपको बताना है। तो वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, एक प्रकार का वन का ह्रास हुआ। स्थानांतरण या झूम खेती से वनों का ह्रास। बांधों, रेलमार्गों तथा राजमार्गों के लिए वनों की कटाई करना, ये जो वन का ह्रास होता है। ठीक है। और अगला देखेंगे कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। ये 2014, 16 और 20 में पूछा गया है। तो पहला था कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना और सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में फोड़ के आओगे। थैंक यू।